नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से नेमराज सुंडा की सीरीज़ में। तो ये जो हमारी नेमराज सुंडा की सीरीज़ चल रही है, डिस्क्रिप्टिव है, पूरे बुक कंप्लीट करनी है हम लोगों को। दूसरी जो हमारी नेमराज सुंडा की एमसीक्यू सीरीज़ थी, ठीक है, उसे भी आपको अटेंड करना है, क्योंकि जितना भी इसमें आपको टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग जो हमारी एमसीक्यू सीरीज़ थी, लगभग 50 या 51 क्लासें उसकी हुई हैं, उस सब्जेक्ट वाइज उसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। वो आपको बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि हर उसमें जो चार ऑप्शन आपके हैं तो चारों ऑप्शन का अलग अलग मीनिंग होगा। इसी तरीके से पूरी वो सीरीज़ आपकी पूरी बुक को कंप्लीट करती है, ठीक है। तो उसे ज़रूर अटेंड करना है, ठीक है। तो हम लोग अभी तक सॉइल ऑर्डर पढ़ लिए थे, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, भूमि क्षमता वर्गीकरण क्या होता है, ठीक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। डेफिनेशन क्या है, क्षमता या सीमाओं के आधार पर भूमि को अमेरिकी मृदा संरक्षण सेवा द्वारा 8 वर्गों में बांटा गया है। मतलब जो हमारे सॉइल की जो लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है, या उनकी कैपेबिलिटी होती, क्षमता होती है, उस उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, उसके बेस पे जो हम अमेरिका का जो सॉइल कंजर्वेशन सर्विस है, ठीक है, उसके द्वारा इनको कितने भागों में बांटा गया, 8 भागों में, ठीक है। 8 भागों को भी कितने भागों में बांटा गया, इन्हें 2 ग्रुप में बांटा गया, ठीक है। सबसे पहले कौन सा ग्रुप है, खेती के लिए उपयुक्त भूमि, ठीक है, जो खेती के लिए, जिसमें हम लोग खेती कर सकते हैं, ठीक है, इसमें 4 वर्ग आते हैं, ठीक है। दूसरा कौन सा, जो खेती के लिए उपयुक्त नहीं है, इसमें कौन से आते हैं, इसमें भी 4 आते हैं। तो 4 से 4 कितने हो गए, 8 हो गए, ठीक है। तो हम लोग इनको पढ़ेंगे, पहले में 1 2 3, ठीक है, दूसरे में 1 2 3 और इसके साथ 4 आ जाएंगे। दूसरे में क्या आएगा, 5 6 7 8, ठीक है। 1 से 4 तक पहले में आएंगे जिसमें हम लोग खेती कर सकते हैं, और 5 से लेके 8 तक किसमें आएंगे, जिसमें हम लोग खेती नहीं कर सकते, ठीक है। इनको एक एक करके हम लोग आगे पढ़ते हुए समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास फर्स्ट की, ठीक है। कितनी क्लासें हैं, सबसे पहले हमें जानना है। कैपेबिलिटी कितना होता है, 8 टाइप की होती हैं, ठीक है, जिसमें 4 पहली पहली जो 4 होंगी 1 2 3 से, उसमें खेती कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ कुछ लिमिटेशंस। और ये जो लास्ट वाली 4 होंगी, इसमें तो हम खेती कर ही नहीं सकते, ठीक है, इसमें खेती को क्या होता है, खेती नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमें चीज़ याद रखनी है। तो अगर हम बात करते हैं पहला क्लास की, ठीक है, जो हमारा फर्स्ट क्लास होता है, इसकी कुछ क्वालिटीज़ या विशेषताएं होती हैं, उनको देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है, पहले ये बिना किसी सीमा के अच्छी खेती योग्य है। कोई भी इसमें लिमिटेशन नहीं होती कि इसमें इतना करना चाहिए, ये करना चाहिए, यहाँ पे बोलना चाहिए, यहाँ पे, इसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं होती, इसमें अच्छे से खेती की जा सकती। इसमें खेती हेतु कोई सीमा नहीं है। सघन फसल की खेती के लिए अच्छा, सघन फसल का मतलब होता है जो क्रॉप डेंसिटी होती है वो इसमें अच्छी होती है, ठीक है। इसमें क्रॉप डेंसिटी क्या होगी, इसमें अच्छी होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला इसका पॉइंट क्या कह रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है ऐसी भूमि को अपनी उत्पादकता बनाए रखने के लिए केवल फसल प्रबंधन जैसे उर्वरक, जो हमारा फर्टिलाइज़र होता है, जो हमारा मेन्योर होता है, जो कि हमारा क्रॉप रोटेशन होता है, इनकी आवश्यकता होती है, ठीक है। और किसी चीज़ की इनमें ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। केवल इसमें क्या करते हैं, क्रॉप मैनेजमेंट करते हैं। क्लास फर्स्ट जो की मिट्टी का उदाहरण जैसे इंडो गैंगेटिक मैदानी इलाके, ठीक है, कि जलोढ़ एलुवियल मृदा जैसे यूपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान के गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले, ठीक है। मतलब इसमें क्या कहा जा रहा है, जो क्लास फर्स्ट है, ठीक है, इसमें जो इंडो गैंगेटिक प्लेन है, ठीक है, प्लेन्स का मतलब होता है मैदानी भाग, ठीक है, इनके इलाके आते हैं, जिसमें हमारा यूपी आता है, हरियाणा आता है, दिल्ली आता है और राजस्थान आता है, ठीक है। तो ये चीज़ें किस में आएंगी, क्लास फर्स्ट में आएंगी। आपको केवल ये याद रखना है ज़्यादातर उदाहरण कि क्लास फर्स्ट में कौन सा मैदान आता है, इंडो गैंगेटिक प्लेन आता है। अब आपने एक्रो क्लाइमेटिक जोन में पढ़ा होगा, इंडो गैंगेटिक में कौन कौन से रीजन आते, तो इसमें कौन कौन से आएगा, यूपी, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान आएंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग देखते हैं क्लास सेकेंड की कुछ विशेषताएँ होती, ये कुछ सीमा के साथ अच्छी खेती कर सकते, इसमें थोड़ी सी लिटिल बिट जो लिमिटेशंस होती है वो पाई जाती हैं। इसमें कुछ सीमाएं हैं जैसे हल्का ढलान, भाई इसमें हल्की सी इसमें ढलान होनी चाहिए। जो मिट्टी का कटाव हो उसका खतरा थोड़ा सा बना रहता है। थोड़ी सी छार होती है, छार का मतलब होता है बेसिक मिट्टी होती, ठीक है, या खारी होती, जो हर फसल को उगाने को पसंद कम करती है, ठीक है। मान लो कोई भी फसल हमारी जो अम्ली होती है, ठीक है, अम्ली खेती में उगती है या अम्ल वाली खेती में उगती है, ठीक है, जो 6 से नीचे पीएच होता है, अब उसे उसमें उगाएंगे तो नहीं उग पाएगी ना। तो इसमें छार वाली फसलों को
उगाया जाता है या खारी फसलों को उगाया जाता है, इससे अलग जो फसलें होती हैं उनको नहीं उगा सकते, ये कुछ इसकी सीमाएं होती। इसलिए मध्यम संरक्षण की रणनीति की आवश्यकता होती, मतलब इसमें जो मीडियम कंजर्वेशन होता है उसकी प्लानिंग की जाती है। जैसे कि इसमें स्ट्रिप क्रॉपिंग करते हैं, ठीक है, इसमें कंटूर समोच्च जुताई मतलब कंटूर कल्टीवेशन करते हैं या प्लाइंग करते हैं, फसल चक्रण अपनाते हैं, फसल चक्र मतलब क्रॉप रोटेशन अपनाते हैं, ठीक है। उदाहरण के तौर पे बात करें तो गहरी लाल और काली मिट्टी इसके मेन उदाहरण है। कौन सी? गहरी लाल और काली मिट्टी मेन उदाहरण है किसके? क्लास सेकेंड के, ठीक है। इसको ऐसे रेड एंड ब्लैक सॉइल जो इसका होता है ये उदाहरण होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्लास नंबर थर्ड की। किसकी बात करेंगे? क्लास नंबर थर्ड की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या मध्यम रूप से अच्छी खेती योग्य होती है, ठीक है। खड़ी ढलान होती है, उसमें मान लो जो अभी हमने पढ़ा था, मान लो ऐसी ढलान थी, इसमें कौन सी ढलान होगी? इसमें ऐसी ढलान होगी, बिल्कुल खड़ी सी ढलान होगी। उच्च क्षरण क्षमता, अब मान लो जब ढलान बिल्कुल थोड़ी सी थी तो यहाँ पे जो मिट्टी का कटाव होगा वो धीरे धीरे होगा, थोड़ा थोड़ा होगा, लेकिन होगा मिट्टी का कटाव। अब जो यहाँ पे बिल्कुल ढलान नीचे की तरफ है तो यहाँ पे मिट्टी का कटाव ज़्यादा होगा, इसीलिए कहते हैं, इसीलिए ये पॉइंट लिखा है उच्च क्षरण क्षमता, ठीक है। यहाँ पे जो हाई इरोजन जो खतरा होगा कहाँ पे होगा? थर्ड में होगा, ठीक है। धीमी गति से जल की पारगम्यता और प्रतिबंधित रूट जोन जैसी गंभीर सीमाएँ, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? पारगम्यता का मतलब होता है जो हमारा वाटर होता है वो ट्रांसफ़र किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो अगर ढलान है, मान लो सीधी ढलान है, कहीं पे आप मान लो सीधी ढलान है, जैसे झरना होता है, ठीक है, वाटरफॉल होता है, वाटरफॉल से नीचे एकदम से पानी गिरता है तो वो अंदर नहीं जा पाता मिट्टी के, ठीक है। उसी तरीके अगर ढलान होगी तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा नीचे जाएगा, ना कि मिट्टी के अंदर जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से वही कहा गया है कि धीमी गति से जल पारगम्यता होती और प्रतिबंधित रूट जोन जैसी गंभीर सीमाएं होती, ठीक है। ऐसी मिट्टी की उर्वरता की स्थिति खराब होती, बिल्कुल खराब होगी जब वहाँ पानी पहुँचेगा ही नहीं। विशेष संरक्षण विधियों की आवश्यकता होती, ठीक है। जैसे इसमें कौन सी मिट्टी आनी चाहिए? लाल मिट्टी आनी चाहिए, कौन सी? उथली वाली, और खारी काली मिट्टी आनी चाहिए, ठीक है। लाल मिट्टी रेड सॉइल इसमें आनी चाहिए, और कौन सी? खारी ब्लैक सॉइल आनी चाहिए, ठीक है। कौन सी? ब्लैक सॉइल आनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्लास नंबर फोर्थ की। अगर हम क्लास नंबर फोर्थ की बात करते हैं तो फसलों की पसंद पर बहुत गंभीर सीमाएं होती हैं, ठीक है। ये लास्ट है, यानी कि यहाँ पे लिमिटेशन जो है बहुत ज़्यादा होंगी। सामयिक खेती के लिए उपयुक्त है। सामयिक खेती का मतलब होता है ये पूरे साल फसल नहीं ली जा सकती, सीज़न आने पे फसल ली जा सकती। मान लो कहीं पे बाढ़ का क्षेत्र है तो जब बाढ़ ख़त्म हो जाएगी तो वहाँ पे फसल ले सकते हैं। मान लो कहीं सूखे का क्षेत्र है तो जब बारिश का मौसम होगा तब फसल ली जा सकती, ठीक है। पूरे साल फसल नहीं ली जा सकती। मुख्य रूप से चारागाह या घास के लिए उपयुक्त होती है, ठीक है। अगर एग्जाम्पल की बात करें, उथली मिट्टी, ठीक है, जो हमारी शैलो सॉइल होती है उसके लिए, खारी मिट्टी के लिए और क्षारी मिट्टी के लिए, यहाँ पे उदाहरण है, ठीक है। चौथे में क्या है? उदाहरण। तो 1 से 4 तक हम लोग क्या कर सकते हैं? क्रॉपिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 1 से 4 तक हम लोग लेवल में क्या कर सकते हैं? क्रॉपिंग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम 5 की बात करें, लेवल नंबर 5 की, ठीक है, अगर लेवल नंबर हम 5 की बात करते हैं तो इस वर्ग की मृदाएं कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होती बल्कि चराई के लिए उपयुक्त होती। यहाँ पे हम लोग क्रॉपिंग नहीं कर सकते हैं, चारागाह इसमें बना सकते हैं। पथरीली मिट्टी और तालाब के क्षेत्र जहाँ पर जल निकासी संभव नहीं है, ठीक है। जो तालाब हमारा होता है, ठीक है, वहाँ पे जल निकासी संभव नहीं होता, ड्रेनेज जो है वो पॉसिबल नहीं होता, तो वहाँ पे ये मिट्टी पाई जाती है। मुख्य रूप से चराई और वानिकी के लिए उपयोग की जाती है। जैसे जो हमारी ड्राई सॉइल होती है, कौन सी होगी? जो हमारी जो सॉइल होगी वो कौन सी होगी? ड्राई होगी। तो वहाँ पे ये चीज़ें, ये जो हमारा क्लास है ये पाया जाएगा कौन सा? फिफ्थ क्लास, ठीक है। क्लास 6 की बात करते हैं। कुछ सीमाओं के साथ चराई के लिए उपयुक्त होती, मतलब ये चराई के लिए होगी, ठीक है। ग्रेजिंग के लिए, चराई का मतलब होता है जहाँ पे हम लोग चारागाह बनाते हैं, ठीक है। ये चराई के लिए उपयुक्त होगी, लेकिन यहाँ पे भी उसकी कुछ सीमाएँ होंगी। जैसे चराई वानिकी के लिए उपयुक्त कुछ सीमाएँ होती हैं, ठीक है। क्लास 7 की बात करते हैं। लकड़ी और जंगली जीवन के लिए उपयुक्त होती है, ठीक है। जैसे हमारे जंगल होते हैं, बड़े बड़े फॉरेस्ट होते हैं, तो वहाँ पे जो लकड़ी के लिए हम पेड़ लगाते हैं उसके लिए उपयुक्त होती है। जंगली जीवन के लिए उपयुक्त होती है, जो वहाँ पे जानवर वगैरह रखते हैं उनके जीवन के लिए उपयुक्त होती है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग चराई और वानिकी नहीं कर सकते,
क्या नहीं कर सकते, चराई और वानिकी नहीं कर सकते, इसके लिए भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लास नंबर 8 की। अगर हम क्लास नंबर 8 की बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या आता है, अत्यधिक ऊबड़ खाबड़ भूमि केवल सौंदर्य के उद्देश्य से वाइल्ड लाइफ वाटरशेड बनाने के लिए, ठीक है। ये इसमें हम चारागाह भी नहीं बना सकते, फॉरेस्ट भी नहीं उगा सकते, तो इसमें जो वाइल्ड लाइफ होता है, ठीक है, उसके लिए होता है, ठीक है, वन्य जीव जो होता है, वाटर शेड बनाने के लिए जहाँ पे हम लोग जल भराव करते हैं, ठीक है। ये किसी भी प्रकार की फसल के उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं, ना तो चारे के लिए, ना घास के लिए, ना किसी प्लांट के लिए, ओके। जैसे रेतीले समुद्र तट, नदी की राख आदि, ठीक है। जो हमारा समुद्र तट होता है वहाँ पे तो कोई वनस्पति या वेजिटेशन नहीं होता, तो वहाँ की मिट्टी हो जाती, नदी की राख हो जाती है, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अब इसका कुछ एक और आपका इम्पॉर्टेंट इसका टॉपिक बचता है कि इसके कलर के बारे में हम लोग जानते हैं कि कौन सी क्लास का किस तरीके से कलर होता है, उसको डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर हम क्लास फर्स्ट की बात करते हैं, ठीक है, हम क्लास फर्स्ट की बात करें तो क्लास फर्स्ट का कलर कौन सा होगा, लाइट ग्रीन होगा, ठीक है। क्लास सेकेंड का क्या होगा, येलो होगा। क्लास थर्ड का क्या होगा, रेड होगा, ठीक है। लाइट ग्रीन, येलो और रेड, लाइट ग्रीन होगा, येलो होगा, रेड होगा। ये 3 क्लासें हमने पढ़ ली। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगली क्लासेस जो हमारी बचती हैं, क्लास नंबर 4 की। अगर क्लास नंबर 4 की बात करते हैं, इसका ब्लू हो जाएगा, 5th का डार्क ग्रीन हो जाएगा, 6th का ऑरेंज हो जाएगा, 7th का ब्राउन हो जाएगा और 8th का क्या हो जाएगा, पर्पल हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी, मतलब अगर हम ऐसे याद करते हैं तो पहला क्या था, लाइट ग्रीन, पहला का क्या था, लाइट ग्रीन था, दूसरे का क्या था, येलो था, थर्ड का क्या था, रेड था, फोर्थ का क्या था, ब्लू था, 5th का डार्क ग्रीन था, मतलब पहले का लाइट ग्रीन और 5वें का डार्क ग्रीन, ठीक है। 6th का ऑरेंज, ब्राउन और पर्पल, ऑरेंज ब्राउन और पर्पल, ठीक है, ऑरेंज ब्राउन और पर्पल, ठीक है। येलो रेड ब्लू डार्क ग्रीन ब्राउन पर्पल ऑरेंज, ठीक है। ये चीज़ हमें याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक एग्ज़ाम में अगर अच्छा एग्ज़ाम आता, डीपली पूछता है, ठीक है, जैसे आपका SRB नेट वगैरह का एग्ज़ाम आता है, ठीक है, AAO का जो अभी RPSC का आ रहा है, इन चीज़ों में ये डीपली पूछ सकते हैं, ठीक है, और पूछते भी हैं, क्वेश्चन आए हुए हैं इससे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। अगला हम बढ़ते हैं, जो इंडियन सॉइल हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उनके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, उनकी क्वालिटीज़ क्या होती हैं, ये सभी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। मोटे तौर पे जो हम बात करते हैं, 8 तरीके की मिट्टी पाई जाती है कहाँ पे, इंडिया में। सबसे पहले हम बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी की, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एलुवियल सॉइल बोलते हैं। इसकी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, इनके बारे में जानेंगे। ये मिट्टी नदियों के द्वारा नीचे लाई गई तलछट से बनती हैं और यह मिट्टी समूह मुख्यतः एंटीसॉल इंसेप्टिसॉल मृदा गढ़ से आती है। एंटीसॉल होती है और एक इंसेप्टिसॉल होती है, ठीक है। अगर एलुवियल की सॉइल की बात करते हैं तो अगर आपसे पूछ लेता है किस ऑर्डर का है, तो एंटीसॉल्स हो जाएगा और इंसेप्टिसॉल्स हो जाएगा, ठीक है। भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर जलोढ़ मृदा की मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है, जलोढ़ मृदा की या एलुवियल सॉइल पाई जाती है, ठीक है। यह मिट्टी समूह मुख्यतः यूपी में पाई जाती है, हरियाणा में मिलेगी आपको, दिल्ली में मिलेगी, राजस्थान में मिलेगी और पश्चिमी गुजरात में मिलेगी, ठीक है। कहाँ मिलेगी सबसे ज़्यादा, यूपी में, फिर हरियाणा में, फिर दिल्ली में, फिर राजस्थान में, फिर पश्चिमी गुजरात में, ठीक है। ये खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा है। सबसे ज़्यादा खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाने वाली कौन सी मृदा है, कौन सी, जलोढ़ या एलुवियल सॉइल, ठीक है। अगले इसकी क्वालिटी क्या है, इस मृदा में संस्तर नहीं पाए जाते, ठीक, हॉरिजन लेस होती है। क्या होती है, हॉरिजन लेस होती है, ठीक है, संस्तर नहीं होते। यह मिट्टी नदियों धाराओं के द्वारा बहाकर बाढ़ वाले क्षेत्रों में जमा की हुई होती है, ठीक है। अब इसका एक चीज़, हम ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है, इसमें हॉरिजन क्यों नहीं होते, अब होते क्यों नहीं, ये चीज़ हम आपको बताते हैं। नीचे क्या लिखा है, ये बहा कर लाई गई मिट्टी है। अब मान लो कि कहीं से नदी कटान कर रही है, जब कटान करेगी तो अपने द्वारा जो मिट्टी उसमें पानी में होगी तो धीरे धीरे बह के दूसरी जगह पहुंचेगी। जब ये दूसरी जगह पहुंचेगी तो वहाँ पे हॉरिजन जो होता है वो नहीं बनता है। तो इसी के द्वारा जो मिट्टी लाई जाती, कहीं से बहा के लाई जाती है,
तो उसमें हॉरिजन तो बनेगा नहीं, तो इसीलिए इसमें कहा जाता है कि हॉरिजन लेस होती है, इसमें हॉरिजन नहीं बनता। और ये जो मिट्टी होती है, ठीक है, जलोढ़ जो होती है, जलोढ़ का मतलब यही हो, जल, जल की ओढ़, मतलब जो जल के द्वारा लाई गई मिट्टी होती है, ठीक है, वही होती जलोढ़, ठीक है। तो ये जो क्या होती, नदियों के द्वारा बहा के लाई जाती, कहीं नदी कटान करी उसकी धाराओं के द्वारा बहा के लाई जाती है, ठीक है। ये दो प्रकार की होती, एक होती खादर, एक होती बांगर। क्या होती, एक होती खादर, एक होती बांगर। खादर की बात करते हैं यह अधिक बलुई होती है और नवीनतम निर्मित जलोढ़ मृदा होती है, ठीक है। बांगर क्या होता है, ये पुरानी जलोढ़ मृदा होती है और इसमें क्ले मिट्टी की मात्रा अधिक पाई जाती है। अब मान लो कोई ताज़ी ताज़ी मिट्टी कटी है, ठीक है, मान लो कहीं ताज़ी ताज़ी नदी ने कटान किया, ठीक है, तो वहाँ की मिट्टी जो होगी नवीन होगी, नवीन का मतलब नई मिट्टी होगी, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे बालू अधिक होगी, ठीक है। वहीं अगर बांगर की बात करते हैं, मान लो मिट्टी ने कटान किया, मान लो पिछले साल कटान किया था, ठीक है, कटान करने के बाद वहाँ एक जगह पे आके वो जम गई, तो वहाँ पे जो जम गई, जो पुरानी जलोढ़, वो तो पुरानी जलोढ़ हो गई, तो जो पुरानी जलोढ़ होगी वो क्या होगी, बांगर हो जाएगी। जब बांगर हो गए तो धीरे धीरे उस मिट्टी का परिवर्तन जब पिछले साल से अभी तक हुआ है, तो वो क्या होगी, उसमें क्ले की मात्रा, जो चिकनी मिट्टी की मात्रा क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, बांगर कहा जाता है, ठीक है। तो खादर मतलब नई और बांगर मतलब। अब हम बात करते हैं दूसरी हमारी जो सॉइल है वो कौन सी है, ब्लैक सॉइल, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे ब्लैक सॉइल के बारे में। ऑर्डर होता है कौन सा होता है, वर्टिसोल्स, ठीक है। अगर ऑर्डर की बात करते हैं कौन सा ऑर्डर होता है, इसका ऑर्डर होता है वर्टिसोल्स होता है, ठीक है। अगर ब्लैक सॉइल का ऑर्डर पूछा जाए तो कैसा होता है, वर्टिसोल्स होता है। ये ब्लैक सॉइल होती है, आपको पहले भी हम पढ़ा चुके हैं पिछले लेक्चर में। तो इसमें कौन सा क्ले मिनरल पाया जाएगा, मोंट मोरिल्लो पाया जाएगा। कौन सा पाया जाएगा, मोंट मोरिल्लो पाया जाएगा, ठीक है। इन मृदाओं में फैलने और सिकुड़ने की क्षमता पाई जाती है। इसका ये भी होता है, अगर मोंट मोरिल्लो पाया जाएगा तो इसमें फैलने और सिकुड़ने की क्षमता पाई जाएगी। ये कैसा होता है, अगर मान लो कहीं पे काली मिट्टी है, वहाँ पे पानी जो मॉइस्चर होता है वो बढ़ जाता है या पानी भरा होता है, ठीक है, तो वहाँ की मिट्टी क्या होती है, फूल जाती है, ठीक है। तो वहाँ पे इसे फैलने वाला गुण हो गया। अगर वहाँ का मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा, ड्राइनेस आ जाएगी या सूखापन आ जाएगा, तो वहाँ वहाँ की मिट्टी क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी या उसमें दरारें पड़ जाएंगी, ठीक है। और इसमें क्या होता है, दरारें भी पड़ जाती है, ठीक है। तो ये पाया जाता है कि इसमें क्वालिटी मोंट मोरिल्लो पाए या काली मिट्टी में। बाद में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी जो महाराष्ट्र में पाई जाती है। आपको पता है काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होती है, कपास उत्पादन के लिए, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। महाराष्ट्र में दक्कन के पठार से निकली मिट्टी को रेगुर या काली मिट्टी, कपास मिट्टी कहते हैं, क्योंकि यह कपास की फसल के सबसे महत्वपूर्ण होती है, ये सभी को पता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है, जो याद रखने योग्य है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है इसका जो पॉइंट है वो कौन सा है, अगला पॉइंट है इसका, काली मिट्टी पर उगाई जाने जो फसलें हो कौन सी हैं, जैसे कपास सबसे अधिक उगाया जाता है, उसके बाद सोयाबीन, धनिया, गेहूँ, ज्वार, अलसी, वर्जीनिया, तंबाकू, अरंडी, सूरजमुखी और बाजरा, ये सारी फसलें किस में उगाई जा सकती हैं, काली मिट्टी में, ठीक है। ये मिट्टी मुख्य रूप से महाराष्ट्र, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया दक्कन के पठार से निकली हुई रेगुर मिट्टी होती है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक के कुछ हिस्से जैसे आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हरदोदी भाग और तमिलनाडु में पाई जाती है, ठीक है। यहाँ तक ये मिट्टी फैली होती है, महाराष्ट्र से लेकर तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। ये जो मिट्टी होती है काले रंग का से कुछ वैज्ञानिकों ने टाइटैनिक मैग्नेटाइट, ठीक है, टाइटैनिक मैग्नेटाइट के छोटे अनुपात या यहाँ तक कि मूल चट्टान के लोहे और काले घटकों की उपस्थिति को बताया। मतलब वैज्ञानिकों ने बताया जो कालापन होता है, काली मिट्टी का जो कालापन होता है, ठीक है, काली मिट्टी का जो कालापन होता है वो किसके कारण होता है, टाइटैनिक मैग्नेटाइट के कारण होता है। किसके कारण होता है, टाइटैनिक मैग्नेटाइट के कारण होता है, ठीक है। अगली हमारी जो सॉइल है कौन सी है, लाल मिट्टी। मुख्य रूप से इसमें अल्फीसॉल ऑर्डर होता है, ठीक है। कौन सा ऑर्डर होता है, अल्फीसॉल्स होता है, ठीक है। पिछली क्लास में मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, ट्रिक कौन सी थी, ए वागामी हाउस, ये वागामी हाउस इसकी शॉर्ट ट्रिक थी, ठीक है। ये पूरे के 12 के 12 सॉइल ऑर्डर है, ठीक है। इसमें एक आपका आता है एल्फीसॉल। एल्फीसॉल्स किसका होता है, ये होता है लाल मिट्टी का। इस मिट्टी का लोहे की उपस्थिति के कारण लाल रंग होता है, ठीक है। इसमें आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाता है, इसमें आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं अगले पॉइंट की, जिनमें अधिकतम क्षेत्रफल
तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों में फैली हुई है। ठीक है, किस में फैली हुई है ज़्यादातर? ये फैली हुई है तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य में। ठीक है, अगला अगर हम बात करें, इन मृदाओं में फास्फोरस फिक्सेशन की क्षमता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? फास्फोरस जो फिक्सेशन होता है, स्थिरीकरण होता है, उसकी क्षमता पाई जाती है। ठीक है, इस प्रकार की मृदाएं केओलिनाइट खनिज तत्व की होती हैं। क्या होता है? केओलिनाइट खनिज तत्व की होती हैं। ठीक है, जो हमारी काली मिट्टी थी वो कैसी थी? वो मोर्टमोरिलोनाइट की थी। जो हमारी लाल मिट्टी होगी वो कैसी होगी? केओलिनाइट ग्रुप की होगी। ठीक है, लाल मिट्टी की शुरुआती जो मिट्टी जो होती है इसे अर्ली सॉइल भी कहा जाता है। ठीक है, लाल मिट्टी को क्या कहा जाता है? अर्ली सॉइल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्ली सॉइल भी कहा जाता है, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून की हल्की और लगातार बारिश में लाल मिट्टी अन्य मिट्टी की तुलना में पहले बुआई की अनुमति होती है। ठीक है, अब मैंने क्या बताया आपको कि ये कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु कर्नाटक में। अगर तमिलनाडु कर्नाटक में पाई जाएगी तो जो मानसून आता है पहले आ जाता है। जब पहले आ जाएगा तो यहाँ पे फसल का उगना या फसल के लिए जो मॉइस्चर या जो पानी चाहिए होता है पहले मिल जाता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जो खेती होती है सबसे पहले स्टार्ट कर दी जाती है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? अर्ली सॉइल कहा जाता है। ठीक है, ये मिट्टी लगभग पूरे तमिलनाडु कर्नाटक के कुछ हिस्से और महाराष्ट्र, दक्षिण पूर्व आंध्र प्रदेश के पूर्वी हिस्से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और छोटा नागपुर में फैली हुई है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला हम बात करते हैं लेटराइट मिट्टी। अगली मिट्टी की अगर हम बात करें तो कौन सी होगी? लेटराइट मिट्टी होगी। मुख्य रूप से अल्टी और ऑक्सीसोल्स समूह इसमें आते हैं। कौन से आते हैं? अल्टी और ऑक्सीसोल समूह आते हैं। ठीक है, एक मिनट, इसमें कौन सा आएगा? एक तो आएगा इसमें अल्टीसोल आएगा, ठीक, और एक आएगा ऑक्सीसोल्स आएगा। ठीक, दो समूह इसमें पाए जाएंगे। एक आएगा इसमें अल्टीसोल समूह, ठीक है, और एक आएगा ऑक्सीसोल्स। ठीक है, अल्टीसोल्स और ऑक्सीसोल्स। केओलिनाइट सिलिकेट क्ले का प्रभुत्व, इसमें भी क्या होता है? केओलिनाइट होता है। तो लाल मिट्टी और लेटराइट मिट्टी दोनों में क्या होगा? केओलिनाइट होगा। लेकिन लाल मिट्टी में कौन सा ऑर्डर होगा? एल्फीसोल्स होगा। लेटराइट में अल्टीसोल और ऑक्सीसोल दोनों होंगे। मुख्य रूप से ये कहाँ पाई जाएगी? केरल में पाई जाएगी, कर्नाटक, उड़ीसा, असम, गोवा, महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों की पहाड़ी मिट्टियों में। ठीक है, लेटराइट जो मिट्टी होती है ये जो हमारे समुद्र होते हैं उनके तटों में पाई जाती है मिट्टी। ठीक है, समुद्र कहाँ कहाँ है? केरल में है, कर्नाटक में है, उड़ीसा में है, असम में है, महाराष्ट्र में है, ठीक है, गोवा में है। तो यहाँ पे ये लेटराइट मिट्टी पाई जाएगी। भारी वर्षा और उच्च तापमान के तहत गठित और अधिकतम लीचिंग होती है। ठीक है, इसमें लीचिंग की अधिकतम जो सीमा होती है वो पाई जाती है। इसमें शिफ्टिंग खेती को अपनाया जाता है। ठीक है, अगर ये इस मिट्टी में हम लोग कृषि करते हैं तो कौन सी सिस्टम अपनाया जाता है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन इसमें अपनाया जाता है। ठीक है, तथा रोपड़ फसलें और चावल की खेती की जाती है। इन मिट्टियों का मुख्य रूप से आयरन ऑक्साइड जो इसमें जो तत्व होता है कौन सा होता है? आयरन ऑक्साइड होता है, जिन्हें गुलाबी या लाल मिट्टी रंग देता है। ठीक है, जो लेटराइट मिट्टी होती हैं या तो गुलाबी होती है या लाल रंग की होती हैं। ठीक है, किस कारण होती है? इसमें आयरन ऑक्साइड होता है। क्या होता है? आयरन ऑक्साइड होता है। अगला अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे इसके पॉइंट की, इन मिट्टियों में, ठीक है, जो बेसाल्ट बनने की अवशिष्ट मिट्टी होती है इसमें उच्च विशिष्ट गुरुत्व होता है। जो बेसाल्ट होता है, ठीक है, आपने सुना होगा बेसाल्ट, ठीक है, बनने वाली अपशिष्ट मिट्टी है। क्या है? अपशिष्ट का मतलब होता है बेसाल्ट से बनी जो मिट्टी होती है वो इसमें क्षमता पाई जाती है। ठीक है, इस मिट्टी को ज़्यादातर कैल्साइट जमाव के रूप में बनाया जाता है। कौन सा? कैल्साइट इसमें पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैल्साइट पाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या पाया जाएगा? कैल्साइट पाया जाएगा। ठीक है, अगर हम काली मिट्टी की बात करेंगे उसमें मोर्टमोरिलोनाइट पाया जाएगा। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं किसकी? रेड सॉइल की या लाल मिट्टी की, वहाँ केओलिनाइट पाया जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या पाया जाएगा? इसमें पाया जाएगा हमारा कैल्साइट। ठीक है, अगला हम बात करते हैं, अगला है डिजर्ट सॉइल। डिजर्ट सॉइल रेगिस्तानी मिट्टी कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, डिजर्ट सॉइल ये मिट्टी भारत के राजस्थान राज्य में थार रेगिस्तान में पाई जाती है। कौन सा रेगिस्तान है भारत में? थार रेगिस्तान है। यह मिट्टी व्यवहारिक रूप से नगण्य वर्षा के शुष्क स्थितियों में, भाई अगर राजस्थान या थार डिजर्ट में पाई जाएगी तो वहाँ वर्षा तो नगण्य मतलब ना के बराबर होगी। ठीक है, इस प्रकार की मिट्टी अत्यधिक विकृत होती है। विकृत का मतलब होता है सूखी होती है। ठीक है,
इसका घनत्व कम होता और इसका जो डेंसिटी होती क्या होती, सबसे कम होती। इन मृदाओं में उगने वाले सामान्य रूप से पौधे जैसे कैक्टस होते हैं। कैक्टस का मतलब होता है नागफनी। कैक्टस को हिंदी में क्या बोलते हैं, नागफनी होते हैं। ठीक है, कैक्टस को हिंदी में क्या बोलेंगे, नागफनी। इसमें नॉर्मली पौधे जो होते हैं उगते हैं। ठीक है, अगला हम बात करते हैं पॉइंट जो है हमारा सॉइल फर्टिलिटी। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि सॉइल फर्टिलिटी और सॉइल प्रोडक्टिविटी में क्या अंतर। सॉइल फर्टिलिटी और सॉइल प्रोडक्टिविटी में क्या क्या अंतर। तो अगर हम सॉइल फर्टिलिटी की बात करते हैं, ठीक है, पौधों की वृद्धि के लिए उपयुक्त अनुपात में पर्याप्त मात्रा में पादप पोषक तत्वों की आपूर्ति करने के लिए मिट्टी की अंतर्निहित क्षमता को मृदा उर्वरता कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ हमारी जो मिट्टी होती है, ठीक है, हमारी जो मिट्टी होती है वो किस अनुपात से, किस क्षमता से हमारे जो प्लांट होते हैं उनको पादप पोषक तत्व पूर्ति कराती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं सॉइल फर्टिलिटी। उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग सॉइल फर्टिलिटी कहेंगे। अगर यही प्रोडक्टिविटी की बात आ जाती है तो मान लो ये हमारा एरिया है, ठीक है, मान लो 40 हेक्टेयर का एरिया है, ठीक है। तो अगर हमें प्रोडक्टिविटी निकालनी है तो 1 यूनिट लैंड में, मान लो हमने 10 यूनिट लैंड निकाल लिया, ठीक है, उसमें हमारा जितना उत्पादन हुआ, ठीक, उसमें क्या हो, उसमें हमारा जितना उत्पादन हुआ उसी को हम मान लेंगे हमारी सॉइल प्रोडक्टिविटी इतनी है कि 10 में ये हुआ। तो 10 के हिसाब से मान लो हमने 40 हेक्टेयर क्या कोई भी गन्ने की फसल बोई या गेहूं की फसल बोई, ठीक है, तो उसमें 1 यूनिट लैंड, मान लो 1 हेक्टेयर में हमने क्या निकाला, अपनी फसल की उत्पादन क्षमता निकाली। ठीक है, तो वही उत्पादन क्षमता क्या हो जाएगी, हमारी सॉइल प्रोडक्टिविटी या जो हमारी मिट्टी की उत्पादकता हो जाएगी। ठीक है, यही इसमें लिखा हुआ है। 1 इकाई क्षेत्र में उपज पैदा करने के लिए मिट्टी की क्षमता, जिसे किलो हेक्टेयर या रुपये हेक्टेयर से व्यक्त की जा सकती है। ठीक है, मान लो इतने कुंटल प्रति हेक्टेयर हो गया, ठीक है, या इसमें हमने कुंटल के हिसाब से इसे सेल कर दिया तो इसमें इतने रुपए प्रति हमारा हेक्टेयर निकल आया। ठीक है, इसी हिसाब से हम लोग प्रोडक्टिविटी निकालते हैं। उपजाऊ मिट्टी उत्पादक हो सकती है या नहीं, लेकिन उत्पादक मिट्टी हमेशा उपजाऊ होती है। उत्पादक मिट्टी हमेशा उपजाऊ होती है, मतलब ये होता है जो हमारी फर्टाइल सॉइल होगी, ठीक है, वो हमेशा जो उत्पादक होगी, मतलब प्रोडक्शन देने वाली हो सकती है। ठीक है, लेकिन जो हमारी प्रोडक्शन वाली जो मिट्टी है वो हमेशा उपजाऊ होगी। ठीक है, इसका ये मतलब है, मतलब इसका ये है जो हमारी फर्टाइल सॉइल है, फर्टाइल सॉइल है, सॉइल हमेशा, फर्टाइल सॉइल हमेशा क्या होती है, फर्टाइल सॉइल हमेशा उत्पादक प्रोड्यूसर हो सकती या नहीं भी हो सकती, लेकिन प्रोड्यूसर हमेशा फर्टाइल हो सकती है। ठीक, प्रोड्यूसर हमेशा क्या होती है, फर्टाइल हो सकती है। ठीक है, इस पॉइंट से ये समझ में आ रहा है। ठीक है, ये समझ में आया आपको। चलिए हम लोग अब बात करते हैं, थोड़ा अंतर के बारे में बात कर लेते हैं। जो टेबल हमारा बना हुआ है, मिट्टी की उर्वरता और मिट्टी की उत्पादकता में अंतर। ठीक है, उर्वरता की बात करते हैं। उर्वरता का मतलब होता है फर्टिलिटी, उत्पादकता का मतलब होता है प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो अगर फर्टिलिटी की बात करते हैं तो पहला, यह मिट्टी की एक उपयुक्त संतुलन में सभी आवश्यक पोषक तत्वों को पौधे के लिए उपलब्ध रूप में उपलब्ध कराने की इनहेरेंट कैपेसिटी या अंतर्निहित क्षमता। ठीक है, मतलब इसमें पोषक तत्वों को उपलब्ध कराया जाता है। उत्पादकता, अच्छी तरह इनपुट और प्रबंधन के उपरांत फसल उत्पादन के लिए मिट्टी की क्षमता। ठीक है, हमने प्रबंधन कर दिया, इसमें इनपुट दे दिया, ठीक है, उसके उपरांत जो हमारा क्रॉप प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, उसमें जो मिट्टी की क्षमता दिखी उसे हम लोग कह देंगे मृदा उत्पादकता। ठीक है, उर्वरता की बात करते हैं, यह पौधों के लिए उपलब्ध पोषक तत्वों का सूचकांक है। ठीक है, अगर हम इसमें पोषक तत्वों की जानकारी चाहते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं ना कि हमारी सॉइल में कौन से पोषक तत्वों की कमी है, तो इसी तरीके से जिस पोषक तत्व की कमी होगी उसका सूचकांक माना जाता है क्या, मृदा उर्वरता मानी जाती है। ठीक है, इसका उपयोग, जो हमारा उत्पादकता है, इसका उपयोग फसल की पैदावार को इंगित करने के लिए किया जाता है। ऑब्वियस सी बात है, जब इसे हेक्टेयर में, कुंटल में, रुपए में देखा जाता है। ठीक है, मिट्टी के भौतिक, रासायनिक और जैविक कारकों को प्रभावित करती है। ठीक है,
या उर्वरता क्षमता और स्थान पर निर्भर करती। अगला हम बात करते हैं, अगला जो हमारा अंतर है, सभी उपजाऊ मिट्टी, यहाँ पे देखो एक पॉइंट लिखा है, सभी उपजाऊ मिट्टी उत्पादक नहीं है। ठीक है, सभी उपजाऊ मिट्टी क्या होती हैं? उत्पादक नहीं। ठीक है, सभी उत्पादक मिट्टी उपजाऊ होती हैं। सभी उत्पादक मिट्टी क्या होती है? उपजाऊ होती है। ठीक है, इसका अंतर समझ में आया? मतलब जो उपजाऊ मिट्टी होगी, जहाँ पे प्रोडक्शन हमारा हो रहा है, ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं वो उत्पादक ही हो। ठीक है, लेकिन सभी जो उत्पादक होंगी वो क्या होंगी? उपजाऊ मिट्टी होंगी, तभी तो उत्पादन दे पाएंगी ना। लेकिन सभी जो उपजाऊ होती हैं वो उत्पादक नहीं हो सकती। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है ह्यूमस। अगला हमारा टॉपिक क्या है? ह्यूमस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगर ह्यूमस की हम लोग बात करेंगे तो जो ह्यूमस होता है हमारा, ह्यूमस की इसके कुछ क्वालिटीज़ है, इसके बारे में बात करेंगे। ह्यूमस भूरे गहरे काले रंग के अनाकार और कोलाइडल पदार्थों का एक जटिल और प्रतिरोधी मिश्रण होता है। ठीक है, इसमें जो कलर होता है भूरा या भूरा रंग, गहरा भूरा रंग होता है। ठीक है, जो मूल ऊतकों से संशोधित होता है या विभिन्न मिट्टी के जीवों द्वारा संश्लेषित होता है। संश्लेषित का मतलब होता है जो सॉइल कंपोजिशन बता रहा है ह्यूमस की। तो ह्यूमस की बात करते हैं तो इसमें 40 से 45% लिग्निन पाया जाता है। लिग्निन कितना पाया जाएगा? 40 से 45% पाया जाता है। ठीक है, वहीं 30 से 33% इसमें प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो अगर लिग्निन की हम लोग बात करते हैं कितना पाया जाएगा? 40 से 45% पाया जाएगा। ठीक है, वहीं अगर प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन कितना पाया जाएगा? 30 से 33% इसमें क्या पाया जाएगा? प्रोटीन पाया जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसमें लिग्निन और प्रोटीन दोनों पाया जाता है। इसलिए ह्यूमस को क्या कहा जाता है? लिग्नो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिग्नो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ठीक है, लिग्निन 40 से 45%, प्रोटीन 30 से 33%। ठीक है, इसको याद रखना है आपको। अगला पॉइंट है हमारा, ह्यूमस में जो है 3 प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। एक होता है फुल्विक एसिड। ठीक है, कौन सा अम्ल होता है? फुल्विक एसिड होता है, ह्यूमिक एसिड होता है और ह्यूमिन एसिड होता है। ठीक है, अगर हम आणविक भार की बात करते हैं, ठीक है, ये सबसे कम होता है। क्या होता है? सबसे कम होता है। ठीक है, जो इसके अणु का भार होता है क्या होता है? फुल्विक का सबसे कम होता है, ह्यूमिक का मध्यम होता है और ह्यूमिन का होता है सबसे अधिक होता है। ठीक है, रंग की बात करते हैं, हल्का किसका होता है? फुल्विक का होता है, मध्यम किसका होता है? ह्यूमिक का होता है और गहरा किसका होता है? ह्यूमिन का होता है। ठीक है, अगर घुलनशीलता की बात करते हैं तो अम्लीय व क्षारीय विलयन में घुलनशील होता है। कौन सा होता है? फुल्विक एसिड। ठीक है, अगर ह्यूमिक एसिड की बात करते हैं तो अम्ल में अघुलनशील होता है और क्षार में घुलनशील होता है। ठीक है, जो एसिड में घुलनशील होगा वो कौन सा होगा? एसिड और बेस में कौन सा होगा? ये होगा फुल्विक एसिड। अगर बेस एसिड में ना हो के बेस में घुलनशील होगा वो कौन सा होगा? ह्यूमिक एसिड। वहीं ह्यूमिन की बात करते हैं, दोनों में अघुलनशील होता है, दोनों में घुलता नहीं है। ठीक है, विघटन की बात करते हैं, डिकम्पोजिशन की बात करते हैं तो सबसे जल्दी कौन डिकम्पोज होता है? फुल्विक एसिड। मध्यम में ह्यूमिक एसिड और सबसे कम किस में होता है? सबसे कम होता है ह्यूमिन एसिड में। ठीक है, तो आपको याद रखना है फुल्विक पहले आएगा, ह्यूमिक बाद में आएगा और ह्यूमिन उसके बाद में आएगा। ठीक है, ऐसे याद रखना है आपको। एफ एच एच। ठीक है, क्या याद रखना है? FHH। ठीक है, ऐसे याद रखना। अगर फुल्विक की बात करते हैं, ठीक है, तो इसका जो आणविक भार होता है, ठीक, अणु का भार होता है क्या होता है? सबसे कम होता है। ह्यूमिक का होता है सबसे मध्यम होता है। ठीक है, ह्यूमिन का क्या होता है? सबसे ज़्यादा आणविक भार होता है। ठीक है, रंग की बात करते हैं, हल्का रंग किसका होता है? फुल्विक का होता है। ह्यूमिक का कैसा होता है? मध्यम होता है। ठीक है, अगर ह्यूमिन की बात करते हैं तो गहरा रंग होता है। ठीक है, वहीं अगर घुलनशीलता की बात करते हैं, ठीक है, तो जो अम्ल और क्षार दोनों में घुलनशील होता है वो कौन सा होता है? फुल्विक होता है। ठीक है, जो केवल क्षार में घुलनशील होता है वो कौन सा होता है? ह्यूमिक होता है। ठीक है, जो दोनों में अघुलनशील होता है वो कौन सा होता है? ह्यूमिन होता है। ठीक है, वहीं अगर बात करते हैं डिकम्पोजिशन की, तो डिकम्पोजिशन की अगर बात करें तो सबसे अधिक डिकम्पोज होने वाला कौन सा है? फुल्विक है। ठीक है, मध्यम आकार में ह्यूमिक है और सबसे कम डिकम्पोज होने वाला कौन सा है? ह्यूमिन है। ठीक है, ये टेबल आपको याद रखनी है, ये टेबल एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला हम बात करते हैं CN रेशियो की।
कार्बन नाइट्रोजन अनुपात की, ठीक है। CO रेशियो की बात करेंगे, इसका मतलब होता है कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात, ठीक है, इसके अनुपात की बात करेंगे। अगर हम बात करते हैं मीडियम की, कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात कहाँ से मिलता है, मीडियम का मतलब होता है माध्यम कौन सा। तो अगर ह्यूमस की बात करते हैं, ह्यूमस में कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात क्या होता है, 10:1 होता है, ठीक है। अगर नॉर्मल जो हमारी कृषि करने योग्य भूमि है या सॉइल है, उसमें कितना होता है, 12:1 होता है। लेग्यूम की बात करते हैं, लेग्यूम का मतलब होता है दलहनी जो फसलें होती हैं, उनमें CN रेशियो कितना होता है, 20:1 से 30:1 होता है, ठीक है, 20 से 30:1 होता है। FYM की बात करते हैं, ठीक है, किसकी बात करते हैं, FYM की बात करते हैं, तो इसमें 20:1 से 30 अनुपात होता है, 20:1 से 30:1 होता है, ठीक है। तो लेग्यूम और FYM में सेम बराबर होता है। अगर सूक्ष्म जीवों की बात करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, ठीक है, तो ये 4:1 से 9:1 होता है, ठीक है, 4:1 से 9:1 या 4:1 से 9:1 होता है, ठीक है। अगर पैडीस्ट्रा की बात करते हैं तो 100:1 होता है, और सॉडस्ट की बात करते हैं 400:1 होता है, ठीक है। ह्यूमस में कितना होता है, 10:1। नॉर्मल सॉइल में कितना होता है, 12:1। अगर लेग्यूम और FYM की बात करते हैं तो 20:1 से 30:1, ठीक है। वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, सूक्ष्म जीवों की बात करते हैं, 4:1 से 9:1। पैडीस्ट्रा की बात करते हैं 100:1, और सॉडस्ट की बात करते हैं तो 400:1, ठीक है। ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। अगला हमारा पॉइंट आता है ऑर्गेनिक मटेरियल का या कार्बनिक पदार्थ का, इसको हम लोग देखेंगे। अगर कार्बनिक पदार्थ की बात करते हैं तो ह्यूमस और कार्बनिक पदार्थ में 50 से 58% होता है। ह्यूमस जो होता है कार्बनिक पदार्थों में कितना होता है, 50 से 58%। अभी मैंने आपको बताया ह्यूमस जो होता है उसमें क्या क्या पाया जाता है। ह्यूमस में लिग्निन जो होता है 40 से 45%, और 33 से 40% क्या पाया जाएगा, 33 से 40% हमारा क्या पाया जाएगा, वो हमारा प्रोटीन पाया जाएगा, ठीक है। इसीलिए उसे लिग्नो प्रोटीन कहा जाता है। जबकि इसका और अगला पॉइंट है, जबकि ह्यूमस और कार्बन पदार्थों में नाइट्रोजन लगभग 5 से 5.5% होता है, ठीक है। ह्यूमस और कार्बनिक पदार्थों में नाइट्रोजन कितना होता है, 5 से 5.5% होता है, और इसके CN रेशियो 10:1 से 12 होता है। अभी मैंने आपको बताया था क्या होता है, 10:1 से 12 होता है, ठीक है। साल दर साल कार्बनिक पदार्थों की मात्रा में गिरावट आती है, ठीक है। मान लो हमने कार्बनिक पदार्थ की मात्रा जो ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है, हमने अपने जो फील्ड हमारी या खेत है उसमें हमने डाल दिया, तो साल दर साल इसकी जो क्षमता होगी या मात्रा होगी धीरे धीरे कम होती जाएगी, ठीक है। कार्बनिक पदार्थ मृदा स्वास्थ्य, जो मिट्टी की हेल्थ है, उत्पादन जो प्रोडक्शन हो रहा है, और रख रखाव जो मैनेजमेंट होता है उसकी कुंजी होती है। कुंजी का मतलब होता है की होती है, ठीक है। अब की का मतलब होगा कि बिल्कुल उसी से सब चीज़ होगी, ठीक है। तो सबसे अच्छा माना जाता है क्या, ऑर्गेनिक मैटर। वन क्षेत्र की तुलना में घास भूमि में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक पाई जाती है, ठीक है। कार्बनिक पदार्थ की गणना रूपांतरण कारक का कार्बनिक पदार्थ मूल्यांकों को गुणा करने की जाती है। कितना होता है, 1.724, ठीक है। अगर हमें कार्बनिक पदार्थ की गणना करनी है या उसका सॉल्यूशन निकालना है तो इसकी गुणा किससे करेंगे, 1:724 से, ठीक है। का ऑर्गेनिक मैटर बराबर ऑर्गेनिक कार्बन गुणे 1.724, ठीक। 1.724 को क्या कहते हैं, बेलमैन फैक्टर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बेलमैन फैक्टर भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये पॉइंट जरूर इंपॉर्टेंट है। इसे और क्या कहते हैं, बेलमैन फैक्टर कहते हैं, ठीक है। 1:1.724, ठीक है। इसको किससे गुणा करते हैं, ऑर्गेनिक कार्बन से, तब हमारा निकल के आता है कार्बनिक पदार्थ, ठीक है। अगला हमारा बात है सॉइल बफरिंग की। सॉइल बफरिंग क्या होता है, मृदा बफरिंग का मतलब होता है मिट्टी के pH में कोई परिवर्तन नहीं होने से, मिट्टी के pH में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे कहते हैं सॉइल बफरिंग, अथवा मृदा pH में परिवर्तन के विरुद्ध प्रतिरोध पैदा होने से आशय। मतलब मान लो हमारी जो सॉइल pH है, pH का मतलब होता है जो जिससे हम लोग जानते हैं कि अम्लीय है सॉइल, क्षारीय है, ये कि उदासीन है। तो ये जब हम pH निकालते हैं या pH को हमें घटाना होता है, बढ़ाना होता है, ठीक है, तो उसमें हम कुछ तत्व ऐड करते हैं। तो अगर हम तत्व ऐड कर रहे हैं तो उस pH को बदलने से रोकने के लिए जो क्षमता उसमें लगती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सॉइल बफरिंग कहते हैं।
क्या कहते हैं, सॉइल बफरिंग कहते हैं। यह पौधों के पोषक तत्वों की उपलब्धता जो होती है उसको रेगुलेट करता है। क्या होता है, उसको रेगुलेट करता है कौन सा, जो हमारे प्लांट न्यूट्रिएंट होते हैं उनको रेगुलेट करता है। अगला हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो कौन सा है, कैटायन एब्जॉर्प्शन जो इसका रेशियो होता है उसके हिसाब से इसका क्रम कौन सा है। ठीक है, कैटायन एब्जॉर्प्शन रेशियो, सबसे पहले एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। ठीक है, क्या होता है, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। ठीक है, यहाँ जो के कोलाइड होता है इसके द्वारा कम कसकर पकड़ लिया जाता है, इसलिए पोटेशियम आयन पौधों के लिए आसानी से उपलब्ध है या लीचिंग की संभावना ज़्यादा रहती है। इसका मतलब क्या होता है, जितना जैसे एल्युमिनियम जो होता है ये पौधों के लिए उपलब्ध बहुत कठिन रूप से होता है। ठीक है, वहीं अगर बात करते हैं सबसे आसानी से जो इसमें उपलब्ध होता है पौधों के लिए कौन सा होता है, पोटेशियम। ठीक है, एनायन की बात करते हैं, H2PO4, फिर OH आएगा, SO4, फिर NO3, H2PO4 OH SO4 NO3। NO3 ये भी कम कस कर पकड़ लिया, इसलिए आसानी पौधों के लिए उपलब्ध होता है, ज़्यादा लीचिंग होने की संभावना होती। H2PO4 जो होता है आसानी से उपलब्ध नहीं होता पौधों के लिए। NO3 जो होता है आसानी से पौधों के लिए उपलब्ध होता है। ठीक है, फ्लोकुलेशन क्या होता है, अगर फ्लोकुलेशन की बात करते हैं, फ्लोकुलेशन क्या होता है, कोलाइडन कणों को एक विपरीत चार्ज वाले आयनों की प्रक्रिया से जोड़कर स्कंदित किया जाता है, जिसे फ्लोकुलेशन कहते हैं। मान लो जो आयन हमारे प्लस के होते हैं माइनस के होते हैं, ठीक है, इन आयनों को एक में जोड़ दिया जाता है। ठीक, तो उसमें जो स्कंदन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे फ्लोकुलेशन कहते हैं। स्कंदन का मतलब होता है जो उसमें किण्वन होता है या उसमें जो आपस में परिवर्तन होता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग फ्लोकुलेशन कहते हैं। ठीक है, इसका क्रम क्या होता है, एल्युमिनियम, सबसे ज़्यादा फ्लोकुलेशन किसका होता है, एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम, कैल्शियम, हाइड्रोजन, मैग्नीशियम। एल्युमिनियम, कैल्शियम, हाइड्रोजन, मैग्नीशियम। मैंने आपको बताया था कैटायन जो होता है उसका क्रम क्या होता है, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। इसमें क्या जो हाइड्रोजन होता है बीच में आ जाता है, बाकी सब वैसे रहता है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा पोषक तत्वों की उपलब्धता और शोषण का अनुक्रम। जो हमारे पोषक तत्व होते हैं वो उपलब्ध और उनके जो पोषक अवशोषण होता है उनका अनुक्रम क्या है। ठीक है, उनका क्या सीरीज़ है, उनका क्या क्रम है। ठीक है, सीरियल क्या है। सबसे पहले जो उपलब्ध होता है नाइट्रोजन, फिर पोटेशियम, फिर फास्फोरस। ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन उपलब्ध होता है, नाइट्रोजन, फिर पोटेशियम, फिर फास्फोरस। ये नहीं कि फास्फोरस दूसरे नंबर पे, नहीं, पोटेशियम दूसरे नंबर पे, तीसरे पे फास्फोरस। ठीक है, अगर पीएच की बात करते हैं, जहाँ पे पीएच 6 से कम है तो वहाँ पे कौन से पोषक तत्व उपलब्ध होंगे, एल्युमिनियम, आयरन, मैग्नीज और जिंक। कौन सा होगा, एल्युमिनियम, आयरन, मैग्नीज और जिंक। ठीक है, क्या होगा, एल्युमिनियम, आयरन, मैग्नीज और जिंक। ठीक है, अगर 6 से 7 पीएच है तो वहाँ पे फास्फोरस और बोरान। बीपी याद कर सकते हैं, बीपी कब आएगी, जब पीएच कितना होगा, 6 से 7 होगा। ठीक है, बीपी कब होगी, जब पीएच कितना होगा, 6 से 7 होगा। जब 7 से ऊपर जब पीएच 7 से ऊपर होता है तो क्या होता है, मौका होता है। और मौका होता है मतलब मॉलिब्डेनम और कैल्शियम होता है। मौका कब होगा, जब पीएच कितना होगा, 7 से ऊपर होगा। जब हमारा पीएच 7 से ऊपर हो जाएगा तब क्या होगा, मौका होगा हमारे पास। मौका मतलब मॉलिब्डेनम, कैल्शियम की उपलब्धता होगी। अगर बीपी बढ़ानी है तो हमें पीएच कितना करना पड़ेगा, 6 से 7 करना पड़ेगा। ठीक है, अगर 6 से कम पीएच करना है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें एल्युमिनियम, आयरन, मैग्नीज और जिंक याद करना पड़ेगा। ठीक है, हर चीज़ की ट्रिक नहीं बनती। ठीक है, मृदा पीएच में वृद्धि के साथ कैल्शियम, मॉलिब्डेनम की उपलब्धता बढ़ती है। ठीक है, जितना हम लोग पीएच को बढ़ाते जाएंगे उसी हिसाब से हमारी जो मिट्टी होती है उसमें कैल्शियम और मॉलिब्डेनम जो पोषक तत्व होते हैं इनकी उपलब्धता या अवेलेबिलिटी बढ़ती जाती है। ठीक है, इतना उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट हमारा सॉइल इरोजन। ठीक है, इसको हम लोग अगली क्लास में करेंगे।